डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी विधानसभा में सपा के हंगामे की वजह से नहीं हो सकी अनुपूरक बजट पर चर्चा। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। सदन में सपा के आचरण पर भड़के सीएम योगी। कहा, सदन में विपक्ष का आचरण शर्मनाक। विपक्ष का लोकतंत्र और विकास विरोधी चेहरा सामने आया। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण पॉलिटिक्स। लखनऊ के सपा ऑफिस में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित। कई ब्राह्मण चेहरे मंच पर रहे मौजूद। ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने भरी हुंकार। कहा, पीटीएम में पंडित पीड़ित साथ साथ। वहीं पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा, सपा सरकार आई तो एक एक ब्राह्मण के एनकाउंटर की कराएंगे जांच। बाराबंकी में सपा के पूर्व एमएलसी राजू यादव पर छात्रों को धमकाने का आरोप। ओम साई राम कॉलेज में धांधली का विरोध करने पर धमकाया। पूर्व एमएलसी राजू यादव ने कहा, ज्यादा भाग दौड़ की तो भविष्य बर्बाद कर दूंगा। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। डिजिटल इंडिया की इस चमचमाती क्रांति में आपका स्वागत है, जहां आपके खाते में गाढ़े पसीने से जमा किया गया पैसा एक अनजान वीडियो कॉल पर सेकंडों में गायब हो जाता है। हद तो यह है कि बिना किसी कानून, बिना किसी अदालत, बिना किसी जेल के फर्जी वर्दी पहने साइबर ठग आपको घर बैठे डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और हमारे आधुनिक बैंक हाथ पर हाथ धरे बैठे यह तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसे ही साइबर फ्रॉड के मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे खेल की मुख्य जड़ म्यूल अकाउंट्स को, यानी भाड़े के अकाउंट्स को बताया है और उसके कार्यप्रणाली से पर्दा उठाया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि बिना ठोस केवाईसी या बिना शुरुआती संदिग्ध गतिविधि पकड़े लाखों भाड़े के बैंक खाते देश में संचालित किए जा रहे हैं। अपराधी गरीबों और लालच में आ गए लोगों के खातों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को रिफाइन करने के लिए पाइपलाइन की तरीके से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि अगर किसी खाते में अचानक संदिग्ध या सामान्य ट्रांजैक्शन हो तो बैंक अपनी आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। साइबर अपराधी आम लोगों को डरा धमका कर म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए देश का पैसा धड़ल्ले से विदेशों में ट्रांसफर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को साफ निर्देश दिया है कि वह इन संदिग्ध या भाड़े या किराए के अकाउंट्स को तुरंत रोकने और इनकी पहचान करने के लिए एक सख्त एसओपी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को एक ऐसा कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का आदेश दिया है जिससे साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे निर्दोष नागरिकों के नुकसान की भरपाई या कहा जाए मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। अदालत ने केवल ठगों को पकड़ने की बात नहीं की है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को भी आदेश दिया है कि वे नागरिकों की मुआवजे के लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें जो अपनी जीवन भर की कमाई इन ठगों के हवाले कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह हंटर उन बैंकों के लिए एक कड़ा सबक है जो बिना पूरी जांच पड़ताल के ऐसे फर्जी खाते खुलने देते हैं। साइबर ठगों का यह धंधा इतनी तेजी से फल फूल रहा है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अदालत में जो खुलासा किया है उसे सुनकर यही लगता है कि हमारी बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था में इतने छेद हैं कि ठग आराम से करोड़ों रुपए समेट कर देश से बाहर भेज रहे हैं और हमारी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने डिजिटल डाकुओं की घेराबंदी के लिए एक पूरा चक्रव्यूह तैयार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से पहले केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कोर्ट में अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की। केंद्र सरकार ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेशों के बाद एक विशेष अंतर विभागीय समिति बनाई गई जो बैंकों, आरबीआई और जांच एजेंसियों के बीच तालमेल बिठा रही है।
केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि गृह मंत्रालय की समिति भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर एक फुल प्रूफ फ्रेमवर्क पर सहमत हो चुके हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन या म्यूल अकाउंट की सूचना मिलते ही बैंक उस संदिग्ध रकम पर अस्थायी डेबिट होल्ड लगा देंगे, यानी पैसा खाता धारक निकाल नहीं पाएगा और वहीं ब्लॉक हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने यह भी पक्ष रखा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे I4C की हालिया ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में काफी गिरावट आई है। सरकार ने बताया कि इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत शिकायत निवारण और पैसा बहाली का मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है, लेकिन राज्यों के स्तर पर इसमें थोड़ी बहुत ढिलाई देखने को मिल रही है। सरकार की इसी स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब तक की प्रगति सराहनीय है, लेकिन जो सिस्टम कागज पर बना है उसे जमीन पर उतारने के लिए आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। इसके बाद बेंच में शामिल CJI न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमल बागची और जस्टिस वी मोहना की कोर्ट ने इसे अखिल भारतीय स्तर पर अनिवार्य करने के लिए 13 अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुनवाई करते हुए बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। अदालत ने साफ उजागर कर दिया कि बैंकों में खुले म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी या किराए के खाते साइबर अपराधियों के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं, जिसके जरिए देश की जनता से ठगे गए करोड़ों रुपए पलक झपकते ही विदेशों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी, अश्विनी राणा जी बैंकिंग एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ढांचा बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन क्या इस आर्थिक नुकसान की भरपाई का बोझ करदाताओं के सिर पर पड़ना चाहिए या लापरवाही बरतने वाले वाणिज्यिक बैंकों और टेक प्लेटफॉर्म पर भारी पेनाल्टी लगाकर वसूला जाना चाहिए? अश्विनी राणा जी। देखिए, दो बातें हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि भाई बैंक को पैसा देना है, लेकिन बैंक को पैसा उसको जो उसकी भरपाई करनी है, अगर गलती बैंक की नहीं है और जो ग्राहक है वो उसकी गलती के कारण फ्रॉड हो रहा है, वो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और उसके बाद आप कहते हैं कि बैंक उसको कंपनसेशन दे, यानी आप खुद कंप्रोमाइज हो। हाँ, बैंक ने अगर गलती की है, बैंक के सिस्टम की गलती है, तो निश्चित रूप से बैंक को उसको पैसा देना ही चाहिए। मैं दो बातें कहता हूं कि भैया इसकी शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले जो खाता खुलता है, जो म्यूल अकाउंट की बात हो रही है, खाते ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं खुलते, और खाता खोलने के लिए एक आपको सिम चाहिए, सिम पटरी पर मिलता है, तो ड्यू डिलिजेंस कहाँ है? कोई भी, अभी आपने देखा होगा कानपुर में एक हवाला नेटवर्क पकड़ा गया जी, उसके पास कितने खाते थे? 12 बैंकों में 68 खाते, 32,000 करोड़ रुपए का उसका जो है हवाला है। या वो बैंकों को नहीं दिखता क्या? यानी बैंकों को निश्चित रूप से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि बड़ी ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, लेकिन लोगों को भी सावधान, डिजिटल ऐप्स के लिए पर्टिकुलर लोगों को अगर कंप्रोमाइज हो रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, तो उसके लिए बैंक कैसे जिम्मेवार है? बैंक कैसे जिम्मेवार है जो आपने जी, ये बड़ा सवाल है। इसी पे हम आएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, जब संदिग्ध लेन देन होती है, जिस खाते में 100 रुपए 1000 रुपए भी जमा नहीं होते हैं, उसमें अचानक लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होने लगता है, तो बैंक क्यों नहीं अलर्ट होते? पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट। जब बैंक एक छोटा सा लोन या क्रेडिट कार्ड देने के लिए नागरिक के घर दफ्तर का 10 बार वेरिफिकेशन करता है, तो फिर फर्जी दस्तावेजों या भाड़े पे खुल रहे म्यूल अकाउंट्स में रातों रात बिना अलार्म के करोड़ों का संदिग्ध लेन देन होता है, तो बैंक कहाँ रहते हैं? और वह लेन देन ऐसा नहीं होता कि देश के अंदर ही हो रहा है, वह सरहद पार कर जाता है। इसकी जवाबदेही किस पर होनी चाहिए? पवन दुग्गल जी। इसकी जवाबदेही बैंक पर होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बैंक ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे नहीं पता था, मेरी जिम्मेवारी नहीं है।
बैंक इंटरमीडियरी है, उसको ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है सेक्शन 79 IT एक्ट में। वो नहीं करता है तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पैसा गया है अगर वो बैंक की नेग्लिजेंस से गया है तो वापस करने की जिम्मेवारी भी बैंक की होनी चाहिए। पवन दुग्गल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हाँ, ठीक शायद है। इसी और सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर रहा है, कह रहा है कि आपके बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं और ये चुपचाप हो रहा है। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। क्या बैंक शाखाओं में बिना जमीनी सत्यापन के केवल टारगेट पूरे करने के लिए खाते खोले जा रहे हैं? म्यूल अकाउंट्स का इतनी बड़ी संख्या में फलना फूलना कहीं न कहीं अंदरूनी लापरवाही या मिली भगत की तरफ इशारा करता है। मनीष गुप्ता जी, देखिए निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही खाता खोलने में हो रही है और लापरवाही कहिए या ये फोकस अकाउंट ओपनिंग पर फोकस कितना जमा आ जाए। लोग कहते हैं हम ठीक है आपके अकाउंट में हमारे महीने के 50 लाख के ट्रांजैक्शन होंगे या एवरेज मंथली बैलेंस हमारा 2 लाख हो जाएगा। ये वो लालच है जो अकाउंट खोलने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस बेसिस पे कि गलत अकाउंट खुल गया, म्यूल अकाउंट खुल गया, बैंक रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तकनीकी रूप से नहीं ठहराया जाएगा, प्रैक्टिकलिटी के रूप में नहीं ठहराया जाएगा। मामले कोर्टों में, ट्रिब्यूनल में मामले बढ़ेंगे, बैंक की तरफ से रिटेनरशिप वकील हैं वो जाएंगे, लेकिन कोई भी बैंक कभी गिल्टी प्रूव नहीं होगा। अरे अगर एक बात सुनिए, किसी ए ने म्यूल अकाउंट खुलवाया, बी ने खुलवाया, सी ने खुलवाया, एक्स ने फ्रॉड किया, ए को भेजा, ए ने बी ने सी, सी ने डी ने सीधे दुबई भेज दिया पैसा। तो इसमें ए बी सी वालों को हम गिल्टी ठहरा सकते हैं, उनको सजा हो सकती है, उनको ट्रबल होगी, परेशानी होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने लापरवाही करी, जिस व्यक्ति ने अपनी गलती से पैसा फ्रॉडियों को दे दिया, उसको कंपनसेशन दे दिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सड़क पर गड्ढे हैं तो दुर्घटना के लिए सड़क मनीष गुप्ता जी, मैंने इसी बात को उठाया कि आम आदमी के पास दो ही चारा होता है, या तो पुलिस के पास जाए, पुलिस अपराधियों को पकड़े, या बैंकिंग सिस्टम के पास जाए। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एल्गोरिदम के बड़े बड़े दावों के बावजूद अभी तक भी ठग आम नागरिकों को घंटों वीडियो कॉल पर रखकर पैसे ट्रांसफर करवा रहा होता। तब हमारी साइबर क्राइम मॉनिटरिंग प्रणाली रियल टाइम में ट्रांजैक्शन को होल्ड या फ्रीज करने में क्यों विफल हो जाती है? पवन दुग्गल जी, देखिए विफल इसलिए होती है क्योंकि एक हमारे इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स काफी कमजोर है। दूसरा, बैंक्स अक्सर जिम्मेवारी यूजर्स के नाम पे डाल देते हैं। अक्सर बैंक के अंदर मिली भगत होती है और उसकी वजह से ये साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप आरबीआई की नोटिफिकेशन देखें तो आरबीआई की नोटिफिकेशन भी बैंक पूरी तरीके से पालन उसका नहीं करते। तो यही कारणवश होता है कि बैंक पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं जो यूजर्स हैं उनको जलेबी की तरह घुमाने में, और लोग थक जाते हैं, कहते हैं छोटा सा अमाउंट है चलो छोड़ो क्या लेना देना, और जो बड़ा अमाउंट है उसके लिए अक्सर मुकदमा करना पड़ता है जो लंबा समय लगता है और उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो बॉटम लाइन है, आपको तो अब एक नई दिशा में जाना है जहाँ पर आपको साइबर फ्रॉड के लिए, खासतौर पर साइबर बैंकिंग फ्रॉड के लिए डेडिकेटेड अदालतों की जरूरत है, आपको डेडिकेटेड ग्रीवेंस मैकेनिज्म की जरूरत है, जहाँ पर जैसे बैंक को ये इत्तला दी गई, बैंक की जिम्मेवारी होगी पैसे वापस दिलाने की, चाहे वो पैसा कहाँ से लेकर आए। तो फिर ऑटोमेटिकली बैंक जो है ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएंगे ताकि उनके नेटवर्क का दुरुपयोग ना हो पाए। नेटवर्क का दुरुपयोग ना हो। कारण क्या है कि छोटे इलाकों में देखा गया है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ हिस्सों में जो छोटे बैंक हैं या छोटे इलाकों में बैंक हैं, उनका पूरा फोकस बैंक में फंड बढ़ाने पे होता है, ना कि इस चीज़ पे होता है कि उस अकाउंट को कैसे यूज किया जा रहा है। इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूल अकाउंट्स यानी भाड़े के अकाउंट्स के जरिए जो फ्रॉड किए जा रहे हैं उस पर बैंकिंग सिस्टम पर तीखी टिप्पणी की है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी राणा जी। अश्विनी राणा जी,
बैंकों का फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को अपने पास बरकरार रखना, लेकिन ब्रांच मैनेजर, वो भी खासकर छोटे इलाकों के ब्रांच मैनेजरों को मालूम होता है कि ये पैसा जो आ रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ धोखाधड़ी चल रही है। 17-17 साल के बच्चे जामताड़ा जैसे इलाकों में बैंक सिस्टम से लाखों रुपए हर हफ्ते निकाल रहे होते हैं। तो क्या ब्रांच मैनेजर को नहीं मालूम होता, बैंकिंग सिस्टम को नहीं मालूम होता है कि वो धोखाधड़ी करवा रहे हैं? जी देखिए कि आपने जो बात की है ना, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वो उसने ऑर्डर दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसे केस है, मैं उस पर वापिस आ रहा हूँ, कोर्ट में लोग पैसा लेने के लिए, करने के लिए कितने कितने महीने फंसे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैंक को आदेश दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आदमी खुद कंप्रोमाइज है, वो डिजिटल अरेस्ट है, वो पैसा देने के लिए तैयार है, उसमें बैंक कहाँ जिम्मेवार है? एक तो ये। दूसरा कह रहा है कि मेरी बात सुन लीजिए कि मैनेजर को, आज कंप्यूटराइजेशन है, बैंक में मैनेजर के पास नहीं पता लगता क्योंकि सेंट्रलाइज सारा सिस्टम है। पैसा जब ट्रांसफर होता है तो उसके पास मैनुअल कोई एंट्री नहीं आती है, वो सेंट्रल के सर्वर के ऊपर सारी एंट्रीज जो है वो इधर से उधर जो शिफ्ट होती हैं। उसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो होना चाहिए। हाँ, खाते गलत तरीके से खुलते हैं क्योंकि दबाव होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए खाते, तो इसलिए खाते खुलवा दिए जाते हैं और कुछ खुलवाए जाते हैं और कुछ जो बीसी मॉडल है, एजेंट के थ्रू है, वो खाते जो है सब उसके अंदर फ्रॉड होता है। यानी बहुत जगह सुधार की जरूरत है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश देकर किसी की जिम्मेवारी फिक्स नहीं कर सकता कि बैंक, अरे आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, आप किसी से बैंक में गए, बैंक कह रहा है आपको कि आप बताइए इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं निकालना है, मुझे देना है। अरे उस पे बैंक कहाँ जिम्मेवार है? बैंक तो तब जिम्मेवार है कि आपने कहा पैसा नहीं देना और उसने बैंक ने ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए बैंक की जिम्मेवारी उस केस में फिक्स नहीं कर सकते। बैंक में सिस्टम और होना चाहिए। अभी आरबीआई ने उसके लिए एआई के साथ एक सिस्टम डेवलप किया है कि म्यूल अकाउंट को या ट्रांजैक्शन को उनको हंटिंग जो कैसे हो सकती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन आरबीआई सीधा कोर्ट जो है सीधा सीधा बैंकों को ही एक रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। अश्विनी राणा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि फिर जिम्मेदारी या जवाबदेही बनती किसकी है? मनीष गुप्ता जी, म्यूल अकाउंट से निकला पैसा अंततः शेल कंपनियों, क्रिप्टो वॉलेट्स, विदेशों में चला जाता है। ये बिना चार्टेड अकाउंटेंट के, बिना वित्तीय विशेषज्ञ के, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के संभव नहीं होता है। क्या हमारी केंद्रीय एजेंसियां केवल बैंक खातों को फ्रीज करने तक सीमित हैं या सीमा पार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय मौजूद है? जी, मैं सरासर आपकी बात का कड़ा विरोध करता हूं। किसी वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। जो फ्रॉडी हैं उनको कुछ नहीं पता, ना उन्हें कुछ करना होता। उन्होंने तो भाड़े का अकाउंट दिए, वहां पैसे डाले, वहां से दूसरे में डाले, दूसरे से तीसरे में डाले, वहां से ट्रांसफर कर दिए। इसमें क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है? ऐसे तो मैं ये कहूँ कि हर अपराध के पीछे वकील का रोल है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। ये कहना सरासर, मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लेना ठीक नहीं है। नहीं मनीष गुप्ता जी, मेरी बात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं उसी से मैं भी एग्री कर रहा हूँ। आखिर कहीं ना कहीं एक नेक्सस है ना, जिसमें कोई ना कोई उनको सलाह दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है आप सलाह देने की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड नहीं। सेल कंपनियां बनाई जाती हैं, सुन लीजिए, सेल कंपनियां बनाई जाती हैं तो कौन बनाता है? क्रिप्टो वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जी, एक मिनट सुनिए, क्रिप्टो वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर रहे में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है, स्पष्ट रूप से कोई रोल नहीं है। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी सीए क्या करता है? सीए तो ऑडिट करता है, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया। आप सीए की बात मत करिए मनीष गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं कि चार्टेड अकाउंटेंट, सुनिए मेरी बात, आप क्यों चार्टेड अकाउंटेंट की बात मत करिए। मैं कह रहा हूं जो फाइनेंस के बारे में सलाह देते वित्तीय सलाहकार, वो कोई भी हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, एमबीए किया हुआ व्यक्ति हो सकता है। आप उसको मत जाइए, आप भावना समझिए क्या है। कहा जा रहा है कि ये जो पैसा अंततः जाता है, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसियां केवल बैंक खातों को फ्रीज करके ही सीमित है या सीमा पार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए कोई
प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय मौजूद है? ये पूछना चाह रहा हूं आपसे जी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जुडिशरी इस मामले में इतनी स्लो है कि निर्णय ले नहीं पाते, निर्णय हो ही नहीं पाते। आप देखो, बात हमारी शुरू हुई थी कि जो जिस बंदे की ठगी हुई है उसको क्या कंपनसेशन मिले। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार है? चोरों ने, पुलिस ने चोर पकड़ लिया, आधा माल मिला, आधा नहीं मिला, अब क्या करें? मुझे कंपनसेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब आते हैं वित्तीय विशेषज्ञों की बात पर। इस फ्रॉड में आमतौर पर क्या होता है कि पुलिस वाला बनता है, मैं सीबीआई अधिकारी हूँ, पुलिस अधिकारी हूँ, तो क्या उसे पुलिस से ट्रेनिंग मिल रही है? नहीं, वो देख के सीख जाता है कैसे पुलिस के नाम पर लोगों को डराओ। और जितने भी लोग डरे जाते हैं उनके कहीं ना कहीं अंदर पेट में कोई डर लगा होता है, उन्होंने फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लिया, अब उसको वो फ्रॉड ये छीन ले गए पैसे। तो इसमें किसी वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। उन्होंने चलिए, नहीं है जरूरत। अश्विनी राणा जी, जल्दी से 30 सेकंड में बता दीजिए, आखिर इस तरह के फ्रॉड के बाद संस्थागत विफलताओं को छुपाने और पूरी जिम्मेदारी पीड़ित नागरिक पर ही डालने का प्रयास कहां तक उचित होगा? इसका क्या उपाय है जी? नहीं, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आरबीआई और ये कह दे कि कोई भी खाता जो है ड्यू डिलिजेंस के बिना नहीं खुलेगा जी। आप घर बैठे, आप किसका खाता खुलवाना है? बैठे हुए एजेंट, आप बैंक में जाने की जरूरत नहीं, फर्जी उसका आधार और फर्जी, और वैसे ही काम हो रहा है, वैसे ही सिम मिल जाती है। तो आपको खाता और सिम चाहिए फ्रॉड करने के लिए, आप पटरी से सिम खरीदो और उन एजेंट के द्वारा खाता खुलवा लो और जितना मर्जी फ्रॉड कर लो और जितने मर्जी खाते खोलो और उनको बेचते रहो। 15,000 में खाता म्यूल अकाउंट बिक जाता है। अश्विनी राणा जी, जो आप बात कह रहे हैं वो शायद उसी को सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप एसओपी बनाइए, सख्त एसओपी बनाइए। डिजिटल तरक्की के इस दौर में अब तक स्थिति यही थी कि ठगी की शिकार जनता साइबर थानों और बैंकों के चक्कर काट कर अपने जूते घिसती रहती थी और पुलिस और बैंक दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे पर पल्ला झाड़कर अपनी जिम्मेदारी से इत्सरी कर लेती थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त चाबुक ने साफ कर दिया है कि साइबर सुरक्षा केवल विज्ञापनों में सावधान रहे लिखने भर से पूरी नहीं होती। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिजर्व बैंक और हमारी सरकारें अपने सोए हुए तंत्र को जगाकर अपराधियों पर नकेल कैसे कसती हैं, या फिर आम नागरिक ऐसे ही हर फोन कॉल पर डिजिटल जेल जाने के खौफनाक संभावना या आशंका से कांपता रहेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।